आज हम लोग को पढ़ना है क्या, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक, आप लोग का 70% इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आज ये पढ़ लोगे तो 80% हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 20% टॉपिक। तो कल तो टेस्ट है आप लोग का, फ्राइडे को कंप्लीट होगा और बचेगा सिर्फ 10%। तो फिर जब क्लास होगा तो होगा कंप्लीट, बाकी 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है। ठीक, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या बोलता है, उससे पहले एलील के बारे में जानते हैं। एलील का मतलब क्या होता है? एलील का मतलब मुझे पता है? ठीक, नहीं पता है, चलो देखो। ये मान लो आपका डीएनए है। अब डीएनए के ऊपर कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। अब मानिए आपके आई के कलर का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, आई के कलर का जीन है यहाँ पे, आई के कलर का है। अब मान लो आपके फादर और आपकी मदर, फादर का जो आई कलर है वो ब्राउन है, मदर का जो आई कलर है वो मान लो ब्लैक है। ठीक है, फादर का कलर है क्या, आई का ब्राउन है, मदर का क्या है, ब्लैक है। तो इन दोनों के डीएनए में, फादर के डीएनए में आई के कलर का ब्राउन वाला जीन होगा और मदर के डीएनए में कौन सा जीन होगा, ब्लैक वाला जीन होगा आई के कलर का। वो दोनों जीन आई के कलर का इनहेरिटेड होके कहाँ गया, आप लोग के अंदर गया। अब उन दोनों कलर में जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो आप लोग में दिख जाएगा, मतलब आपके आंखों में दिख जाएगा। तो ब्राउन और ब्लैक में डोमिनेंट कौन होता है, ब्लैक डोमिनेंट होता है। तो आप लोग के अंदर क्या दिखेगा, ब्लैक कलर का आई दिखेगा, ब्राउन में दिखेगा। अगर ब्राउन ब्लू होता तो फिर ब्राउन दिखता है। ठीक, तो अब यहाँ क्या है कि आई के कलर का जो जीन है वो दो तरह से आप लोग में आया, एक आपके फादर के अंदर से इनहेरिटेड होके, एक आपके मदर के अंदर से इनहेरिटेड होके। तो ये जो आई के कलर का जीन है जो आपके फादर और मदर के अंदर से आया है, यही क्या है, एलील है। वही क्या है, एलील है। तो हर एक एलील, हर एक जीन आपका एक फादर के अंदर से भी आता है, एक मदर के अंदर से भी आता है। अब उन दोनों में जो डोमिनेंट है वो आपके अंदर दिखता है, चाहे हाइट का ले लो, चाहे आई के कलर का ले लो, चाहे बॉडी में जो भी और जो भी फंक्शन दिखता है वो जो भी कुछ है वो ले लो। ठीक, तो एलील उसी को बोलता है। ठीक, कि जो हमारे मदर और फादर के अंदर से जो जीन आता है, एक मदर के अंदर से इनहेरिटेड होकर आता है और एक फादर के अंदर से इनहेरिटेड आता है, और उनमें से जो डोमिनेट होता है वो आपके अंदर दिखता है और उसी को क्या बोलता है, एलील बोलता है। ठीक, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के जो जीन आता है उसी को एलील बोलता है। ठीक, नाउ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या बोला गया कि एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में तीन बात बोला गया। पहला बोला गया कि जो एलील का फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पॉपुलेशन में क्या है, स्टेबल है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कांस्टेंट जा रहा है। पहला ये इन्होंने बोला। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक विलेज ले लो, उसमें 100 लोग हैं। कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। 100 लोग में से 60 की लंबाई ज़्यादा है और 40 की लंबाई कम है। इज दैट क्लियर? ठीक, अब मानो ये फर्स्ट जनरेशन होगा, ये मानो फर्स्ट जनरेशन है और ये मानो सेकेंड जनरेशन है। मतलब 100 लोग से रिप्रोड्यूस होकर कितना लोग हो गया, 200 लोग हो गया। तो जब 200 लोग हो गया तो भी जो टॉलनेस और शॉर्टनेस का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ अगर दोनों का रेशियो निकालें तो कितना होगा, 3:2। 60 और 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3/2। तो टॉलनेस और शॉर्टनेस का रेशियो क्या है, 3:2। तो फर्स्ट जनरेशन में 3:2 और सेकेंड जनरेशन में कितना रहना चाहिए, 3:2। मतलब 200 लोग हैं लेकिन वो 200 लोग में भी टॉलनेस का रेशियो कितना होना चाहिए, 3, और शॉर्टनेस का कितना चाहिए, 2। जैसे कि देखो अगर इसका निकालेंगे रेशियो तो देखो अगर 3:2 का रेशियो निकालना है और x का निकालना है, पता चले कितना 200 में लोग में कितना टॉल होगा और कितना शॉर्ट होगा, इसके हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से। तो 3x + 2x = 200। ऐसे करेंगे, x का वैल्यू आएगा 40। अब x का वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकला, 120 और 80।
मतलब कि टॉल कितना लोग होगा 120, शॉर्ट कितना लोग होगा 80, दोनों का रेशियो निकाले कितना होगा 3:2। तो फर्स्ट जनरेशन में भी टॉलनेस और शॉर्टनेस का रेशियो कितना है 3:2। सेकेंड जनरेशन में भी कितना है 3:2। इट मीन्स व्हाट कि जो टॉलनेस और शॉर्टनेस का एलील है या जीन है वो कांस्टेंट जा रहा है। इसमें भी फर्स्ट जनरेशन में भी जितना है उतना ही कितना है सेकेंड जनरेशन में भी, तो कांस्टेंट जा रहा है ना। तो वही चीज़ बोलता है ये कि एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, पूरा गांव का बात था, 100 लोग का बात किया, पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो टॉलनेस और शॉर्टनेस का रेशियो है जो एलील है वो फर्स्ट जनरेशन में भी 3:2 था और सेकेंड जनरेशन में भी 3:2 है। ठीक, तो पहला बात क्लियर हो गया, पहला वेनबर्ग ने बोला। दूसरा क्या बोला, द जीन पूल रिमेन कांस्टेंट। जीन पूल मीन्स व्हाट, टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन आर रिमेन कांस्टेंट। अब इस 100 लोगों के जीन में कोई गड़बड़ी अगर होता, कोई अगर डिफॉर्मिटी होता या कोई चेंजिंग होता तो यहाँ दिख जाता, टॉलनेस और शॉर्टनेस के रेशियो में डिफर करता ना, लेकिन डिफर नहीं कर रहा। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ जो जीन है वही जीन यहाँ है, कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या है, जीन क्या है कांस्टेंट है, एलील कांस्टेंट है। तो वही बोल रहा है कि द जीन पूल टोटल जीन एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि जो इसका पॉपुलेशन का जीन है वही जीन इस पॉपुलेशन का, दोनों क्या है कांस्टेंट है, इसलिए कोई डिफरेंट नहीं आया। जो यहाँ था रेशियो वही यहाँ रेशियो है, टॉलनेस और शॉर्टनेस का। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में, सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। क्या बोला, सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। मतलब दोनों जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, एक टॉलनेस का एक शॉर्टनेस का, या अगर आई कलर का बात कर लो तो एक मदर के अंदर के आई कलर आया, एक फादर से आपके अंदर का आई कलर आया, दोनों को अगर एडअप करेंगे तो दोनों की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 1 के इक्वल होनी चाहिए। कैसे, तो देखो ये देखो, दो इक्वेशन आता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में, p + q = 1 और एक p² + 2pq + q² = 1। ठीक, इसमें p और q क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट वाली, और q क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव वाली। इसको देखो, अगर देखना है तो ये मान लो फिर से गांव में चलो, 100 लोग है गांव में, 60 लोग लंबा, 40 लोग छोटा। ठीक, तो जो लंबा लोग है उसको किससे डिनोट करें, कैपिटल T से, सब कुछ जानता है, और जो शॉर्ट है उसको किसको डिनोट करें, स्मॉल t से। ठीक, तो कैपिटल T किसको दिखा रहा है, डोमिनेंट टॉलनेस को दिखा रहा है, और स्मॉल t किसको दिखा रहा है, स्मॉल या रिसेसिव को दिखा रहा है। ठीक, तो जो डोमिनेंट एलील है उसको डिनोट करता है किसको, स्मॉल p से, और जो रिसेसिव एलील है ठीक उसको किसको डिनोट करता है, q से। समझ में आ गया ये चीज़, समझ में आया। जो कैपिटल T है उसका मतलब डोमिनेंट लंबा, और जो स्मॉल t है उसका मतलब शॉर्ट छोटा। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में जो टॉलनेस है जिसकी डोमिनेंसी है उसको स्मॉल p से डिनोट करता है, और जो शॉर्ट है या जिसकी रिसेसिव है जिसकी डोमिनेंसी नहीं है वो किससे डिनोट करता है, q से। अगर आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन का 2 जीन है, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, तो जो डोमिनेंट होगा वो आपके अंदर दिखेगा। मान लो आपके मदर का हाइट छोटा है, फादर का हाइट लंबा है, तो फादर के अंदर से डोमिनेंट वाला जीन आएगा, मतलब ग्रोथ जिसका हाइट ज़्यादा वाला जीन आएगा, और मदर के अंदर से हाइट कम वाला जीन आएगा। अब उन दोनों में से जो डोमिनेंसी दिखा दिया उस हिसाब से आपका लंबाई बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और अगर कैपिटल टी दिखा रहा है, इट मीन्स व्हाट, होमोजाइगस टॉल। दोनों क्या है, टॉल है, और क्या है होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब होता है ना सेम से, होमोजाइगस, तो दोनों टॉल। स्मॉल टी है, ये भी होमोजाइगस है लेकिन क्या है शॉर्ट है, और स्मॉल टी कैपिटल टी ये क्या है हेट्रोजाइगस है, इसमें शॉर्ट और टॉल दोनों है मिला के। तो अगर इसको दिखाना है तो इसको कैसे दिखाएंगे, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, इसको दिखाने के लिए क्या है हमारा 2pq, क्या है pq, इसको दिखाते हैं p और q से। इसको क्या दिखाते हैं, p और q से। जो होमोजाइगस टॉल है, टॉल को किसको दिखाते हैं, p से, किसको स्मॉल p से, तो इसको स्मॉल p से। होमोजाइगस टॉल है तो स्क्वायर कर देंगे p²। t और t ये क्या है हेट्रोजाइगस नहीं है, ये यहाँ
टी और टी क्या है, होमोजाइगस शॉर्ट है। होमोजाइगस किसको दिखाते हैं, स्मॉल टी या क्यू से। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू का स्क्वायर। और हेट्रोजाइगस हो गया टू अलग अलग इंडिविजुअल, पी और क्यू। यस और नो, समझ में आ गया? किससे किसको डिनोट कर रहे हैं, समझ में आ गया? तो पहला इक्वेशन बोलता है P प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक, मतलब स्मॉल और ये टॉल और शॉर्ट दोनों की रेशियो मिलाएंगे फ्रीक्वेंसी, तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। दूसरा क्या दिखाया कि होमोजाइगस टॉल प्लस हेट्रोजाइगस टॉल और प्लस होमोजाइगस शॉर्ट, उसको अगर ऐड अप करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो चलो चल के देख लें। 60 कितने हैं, टॉल है, लंबे हैं, तो 60 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 60/100 इक्वल टू 0.6। 40 छोटे हैं, शॉर्ट हाइट के हैं, तो 40/100 इक्वल टू 0.4। फ्रीक्वेंसी निकल गया दोनों का। दोनों को ऐड अप करो, P क्या है हमारा 0.6, Q क्या है हमारा 0.4, दोनों को ऐड किए, किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इट मीन व्हाट कि शॉर्टनेस और टॉलनेस का जो रेशियो है या एलेलिक जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक, अब इस पे भी पुट करके देख लो। पी स्क्वायर क्या था हमारा, टॉलनेस का कितना था, 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 2PQ 2 × 0.6 × 0.4, क्यू स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सबको ऐड अप करेंगे किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये इंटू करने आता है ना, इंटू करने आ जाए, इसको इंटू करेंगे तो कैसे इंटू करेंगे, मान लो 0.7 का होल स्क्वायर कर दिए। इसका आंसर बता दो आपको, आसिफ बताओ तो इसका, चलो स्क्वायर कर दो। 0.7 का होल स्क्वायर है, इसको करके बताओ क्या, 0.49। पॉइंट यहाँ क्यों नहीं लगाया है, पॉइंट यहाँ क्यों नहीं लगाया? साफ सुथरा क्या फॉलो है, 7 7 जा 2 बार स्क्वायर है ना, तो 7 7 जा 49 लगा ली। अब यहाँ पर इसको इंटू करेंगे तो 0.7 × 0.7 यही ना होता है, 2 बार डिस्मल आया है तो 1 2 यहाँ डिस्मल बैठा देंगे वो। ठीक, अरे इसमें भी लोग का, इसमें भी अगर तुमको नहीं पता, नीट का बच्चा कितना ईगो नहीं आता है, क्या किया जाएगा। ठीक, बोडमास नियम इसमें से कौन कौन जानता है, बोडमास नियम कौन कौन जानता है, हाथ उठाओ तो। बोडमास नियम कौन कौन जानता है, बोडमास नियम कौन कौन जानता है? ठीक है, एक सवाल देंगे, देखते हैं कितना पता है आप लोग को। चलो आए तो याद ध्यान दो। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल समझ में आ गया। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने बोला कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है किसी पॉपुलेशन का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जो जीन पूल होगा, जो जीन पहले जनरेशन में था वही जीन दूसरे जनरेशन में कांस्टेंट जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग वही देखें, इसके अंदर का जीन 100 में इतना टॉल इतना शॉर्ट था, 100 से 200 हो गया जनरेशन, 200 लोग हो गया, फिर भी शॉर्टनेस और टॉलनेस क्या है, रेशियो सेम है। इट मींस व्हाट कि दोनों का क्या है, दोनों का एलील में कांस्टेंसी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। पहला चीज क्लियर। दूसरा क्या देखे, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया हमारा। शॉर्टनेस और टॉलनेस को कैपिटल टी स्मॉल टी से दिखाते हैं। कैपिटल टी डोमिनेंसी को दिखा रहा है, शॉर्टनेस को टी और रिसेसिव को दिखा रहा है। रिसेसिव का मतलब जिसकी डोमिनेंसी ना दिखे, शॉर्टनेस। तो जिसकी डोमिनेंसी दिखती है, जो टॉल है जिसकी डोमिनेंसी है उसको टी से दिखता है, जिसकी जो रिसेसिव है जिसकी डोमिनेंसी नहीं है उसको किसको दिखाता है, क्यू से दिखाता है। अगर होमोजाइगस टॉल है, दोनों टॉल है, होमोजाइगस है तो पी का स्क्वायर होगा। अगर होमोजाइगस शॉर्ट है, रिसेसिव है तो क्यू का स्क्वायर होगा, और हेट्रोजाइगस है तो पी क्यू होगा। अगर इसका फ्रीक्वेंसी लेकर चले तो दोनों क्या आ रहा है हमारा, 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो यही क्या है हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है।
ए जीन लोकस हैज 2 एलील, ठीक, एक जीन है उसके पास क्या है 2 एलील है, एक मदर के अंदर से आया हुआ एक फादर के अंदर से आया हुआ। ए एंड ए, एक को क्या बोला कैपिटल ए, एक को क्या बोला स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4, किसका फ्रीक्वेंसी दिया है डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील को किससे डिनोट करते हैं पी से, स्मॉल पी से। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल पी का दिया हुआ है, जिसको यहाँ पर ए कैपिटल ए माना है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब पूछ क्या रहा है गिवन में क्या दिया है स्मॉल पी इक्वल टू 0.4, जिसको कि ए से दिखा है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, किसका पूछ रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट को किसको डोमिनेट करते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट पी स्क्वायर, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव क्यू स्क्वायर, हेट्रोजाइगस पी क्यू। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कि पी का स्क्वायर पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है देन हेट्रोजाइगस मतलब 2pq भी पूछ रहा है, एंड होमोजाइगस रिसेसिव मतलब p का स्क्वायर भी पूछ रहा है, ठीक, इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। अब देखो अगर क्वेश्चन बोले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील निकालो तो p निकालेंगे। अगर पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील निकालो तो अब क्या निकालेंगे p का स्क्वायर निकालेंगे, हमेशा याद रखें। क्वेश्चन में अगर पूछे डोमिनेंट एलील बताओ तो p निकालेंगे। अगर पूछे कि होमोजाइगस डोमिनेंट एलील बताओ तो अब क्या p का स्क्वायर निकालेंगे। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है p इक्वल टू 0.4, निकालना क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, हेट्रोजाइगस एलील और होमोजाइगस रिसेसिव एलील, ठीक। तो अब चलो निकालो, कैसे निकालोगे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1, यही ना फॉर्मूला। इससे q का वैल्यू निकल जाएगा, p का वैल्यू दिया है 0.4 प्लस q नहीं दिया इक्वल टू 1 हुआ। अब क्या करेंगे हम q का वैल्यू क्या होगा 1, ये उधर जाएगा, इधर हो कैसे हो जाएगा माइनस 0.4, वैल्यू क्या आएगा वैल्यू क्या आएगा 0.6। क्यों पता चल गया क्यों पता चल गया p भी पता चल गया। निकालना क्या हम लोग को p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर। तो चलो वैल्यू पुट करो, क्या है फॉर्मूला नेक्स्ट हमारे पास p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करो क्या होगा 0.6 का होल स्क्वायर। वैल्यू क्या पुट करना डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्या होगा 6 × 36 0.36 2pq, इसका क्या होगा 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कितना होगा 2 4 जाए 8 का ठीक है रे, क्या होगा बताइए क्या होगा ठीक है जी। तुम लोग का मैथ मजबूत है ना ये, ऐसे ही चिल्लाते हो तुम लोग फिजिक्स तो इतना अच्छा है तुम लोग का। चलो क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालो, क्या होगा क्यू क्या है हमारा 0.6, यहाँ पर ये q का वैल्यू मान लो, ये p का वैल्यू लो 0.4 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.6। समझ में आ गया हो गया। तो नीट में भी इससे क्वेश्चन रहता है और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन रहता है, और ये सबसे आसान है। जिसका वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू पुट करो, दूसरा निकालो और तीसरा उसके बाद आंसर। कभी भी या ध्यान दो, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल बना रहे हो तो डायरेक्ट पहले क्या दिया है वो लिखो गिवन में, ठीक। दूसरा लिखो कि क्या निकालना है, ठीक।
तीसरा फिर दिमाग लगाओ कि उसको निकालने के लिए बीच में हम लोग किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल p दिया हुआ था, ठीक, ये तीनों निकालना था, तो ये तीनों निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, q चाहिए। तो पहले q निकाले हैं, जब q निकल गया तो सारा शर्ट से निकल गया। तो ये चीज़ आप लोग को आना चाहिए, ठीक।